55 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा, प्रदेश में उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किए जाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के 16 सेवित जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कराई जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी मरीज इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश न हो। सभी प्रकार का इलाज प्रदेश में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में लेवल 3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जाएगी। वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान संचालित थे। इसके अतिरिक्त 30 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017 से सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत 7 नए मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किए गए हैं। 9 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रगति पर है, जिनमें शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से MBBS पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना है। प्रदेश में 13 जनपदों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 असेवित जनपदों में प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इन मेडिकल कॉलेजों हेतु 960 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की निर्धन आबादी का असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर आउटडोर सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में एम्स गोरखपुर में 100 छात्र तथा एम्स रायबरेली में 100 छात्रों को प्रवेश MBBS पाठ्यक्रम का पठन पाठन भी प्रारंभ कर दिया गया है। KGMU के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना लक्षित है, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। KGMU लखनऊ राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए SGPGI लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आयुष, उत्तर प्रदेश सरकार आयुष विभाग के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु सतत जागरूक एवं प्रयासरत है एवं इसी दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उक्त चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2104 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1576 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी कॉलेज एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय हैं। आयुर्वेदिक
एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 2 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत में कार्यरत हैं, जिनको सुदृढ़ करते हुए उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का लक्ष्य है। स्वच्छता सभ्य शिष्ट एवं स्वस्थ समाज जीवन का आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता के सभी आयामों पर निरंतर कार्य किया गया है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण, सीवरेज एवं जल निकासी, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पाइप पेयजल की व्यवस्था सम्मिलित है। गांव में पाइप पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कराई जा रही है। जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी घरों तक जल संयोजन पहुंचाना है। योजना हेतु 15,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना की अवधि 5 वर्ष रखी गई है। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 734 नगर निकायों में सर्वसुलभ जल आपूर्ति एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराए जाएंगे। योजना हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के JEI/AES प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मंडल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मंडल के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत 14 जनपदों में 28,000 से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25-25 लीटर भंडारण क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। योजना हेतु 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12,13,000 व्यक्तिगत शौचालय तथा 98,000 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2,031 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी हेतु 1,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रदेश के 651 नगरीय निकाय QCI से प्रमाणित ODF हैं। व्यक्तिगत शौचालयों के लिए निर्धारित लक्ष्य 8,88,000 को 100% प्राप्त कर लिया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा 11,909 वार्डों में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में सतत रूप से रैंकिंग में सुधार के साथ वर्ष 2020 में प्रदेश के पूरे देश में 7वें स्थान पर है। नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं रोजगार सृजन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। राज्य सरकार की सुनियोजित शासन प्रणाली तथा वर्ष 2017 में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति की घोषणा के साथ साथ 20 क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के क्रियान्वयन से प्रदेश में उद्यमशीलता, नवाचार तथा मेक इन यूपी को बढ़ावा मिला है। इनमें फार्मास्यूटिकल, रक्षा एवं एरोस्पेस, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध विकास, लॉजिस्टिक्स, जैव ईंधन आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 65% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना समय से पूर्ण की जाएगी। परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 26% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 5% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेस वे एक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगतिमान है।
निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पूर्णतः नियंत्रित 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपए तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लोक निर्माण प्रदेश की प्रगति के लिए अच्छी सड़कों का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार द्वारा इस हेतु प्रदेश में रोज राजमार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामों एवं बसावटों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 695 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपए तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए वर्ष पर्यंत समुचित सिंचाई सुविधा का उपलब्ध रहना आवश्यक है। लंबे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से निरंतर सिंचन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। प्रदेश में नहर प्रणालियों, राजकीय नलकूपों, पंप नहरों, लघु डाल नहरों एवं जलाशयों से लगभग 98,88,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा बाण सागर नहर परियोजना, पहाड़ी बांध परियोजना, जमरार बांध परियोजना, पहुंच बांध पुनरुद्धार परियोजना, घंटा बांध रेस्टोरेशन रिनोवेशन ऑफ एलाइड वर्क परियोजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पथरई बांध परियोजना, लहचुरा बांध परियोजना, मौदहा बांध नहर प्रणाली की क्षमता की पुनर्स्थापना, रसिन बांध परियोजना, लोअर राजघाट कैनाल के 20 से 30 किलोमीटर तक का नवीनीकरण कार्य तथा जाखलौन पंप नहर के हेड रीच पर 2.50 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की परियोजना। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत 2,21,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे प्रदेश में 2,33,000 किसान लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। यथा अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना, उमरहट पंप नहर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना, भवानी बांध परियोजना, रतौली बियर परियोजना, जखलौन पंप कैनाल टॉप पर 3.42 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर प्लांट की स्थापना तथा बंडई बांध परियोजना। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 16,41,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40,48,000 कृषक लाभान्वित होंगे। वर्ष 2021-22 में 8 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपए तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नागरिक उड्डयन राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की इस नीति के परिणाम स्वरूप विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है।
जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या है। इस हेतु 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़कर 6 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। ये एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतम बुद्ध नगर में होंगे। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र, म्योरपुर स्थित हवाई पट्टी हवाई सेवा हेतु चयनित हुए हैं। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च 2021 तक पूर्ण हो जाएंगे। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए तथा सुदूर इलाके तक उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने, विशेषकर किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत संयोजन संबंधी सभी सेवाएं प्राप्त करने के लिए वेब आधारित केंद्रीकृत प्रणाली का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस प्रणाली में उपभोक्ता विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुए प्रोव के माध्यम से बिलिंग कराई जा रही है। इसमें बिलों को डाउनलोड किया जा सकता है। इस व्यवस्था में रीडिंग गलत होने या मनमानी रीडिंग होने की संभावना शून्य हो जाती है। 3 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख नए विद्युत संयोजन निर्गत कर समस्त 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप संतृप्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 1 करोड़ 21 लाख 32,000 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कुल 1 करोड़ 38 लाख 1,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवीन के अंतर्गत प्रदेश में कृषि एवं गैर कृषि विद्युत आपूर्ति के लिए माह अक्टूबर 2020 तक 2053 के लक्ष्य के सापेक्ष 2049 अर्थात लगभग 100% 11 केवी पोस्टों के पृथकीकरण का कार्य कराया जा चुका है। साथ ही योजना के अंतर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का 100% लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में विगत 3 वर्षों में विद्युत आपूर्ति में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। गत वर्ष की 21,632 मेगावाट की पीक मांग के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में 23,867 मेगावाट पीक मांग की आपूर्ति की गई है। रोस्टर के अनुसार वर्तमान में शहरों तथा गांवों में विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 2020-21 में लगभग 24,000 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता है, जो मांग के अनुरूप पर्याप्त है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 30 मिनट व गांव में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है। विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में सभी विधाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 26,937 मेगावाट है, जो कि 3 वर्ष पूर्व की क्षमता से लगभग 4,000 मेगावाट अधिक है। वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनाएं पूर्णता की प्रक्रिया में हैं, जिनका वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य आरंभ होना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त लगभग 2,812 मेगावाट की पुनर्नवीनीकरणीय परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि की भी अनुमानित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। अब तक प्रदेश में लगभग 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। गरीब ग्रामीण परिवारों के घरों पर प्रकाश पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1,80,000 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु सोलर पंप स्थापित कराए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न
प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 3400 सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत 420 मेगावाट क्षमता की 24 सौर पावर परियोजनाएं संचालित हैं। आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध हो जाएं। हमारी सरकार ने इस दिशा में निरंतर प्रयास करके जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अंतर्गत वर्ष 2018 से 2021 तक 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जो सूडा द्वारा निर्मित कराए जाने वाले आवासों के अतिरिक्त होगा। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोती झील पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्ष्य तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्ष्य तिथि 30 नवंबर 2021। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8,380 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्ष्य तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्ष्य तिथि 30 नवंबर 2021 है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना हेतु 1326 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। नगर विकास प्रदेश में नगरीकरण में निरंतर वृद्धि हो रही है। नगरीय क्षेत्रों के निरंतर विस्तार तथा नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि के दृष्टिगत नगरों में मूलभूत सुविधाएं तथा अवस्थापना विकास के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश में कुल 652 नगर निकाय थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 734 हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कुल 16,03,500 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। उक्त के सापेक्ष 9,63,780 आवासों की ग्राउंडिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें से 5,41,660 आवास दिनांक 1 जनवरी 2021 तक पूर्ण हो चुके हैं। योजना हेतु 10,029 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता निर्माण सुधार कार्यान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। अमृत मिशन की पहली प्राथमिकता जलापूर्ति और सीवरेज सेवाओं का सार्वभौमिक आच्छादन है। योजना हेतु 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत चयनित हुए हैं। योजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगरों निगमों के उपरांत शेष नगर निगमों वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त योजना की अवधि 5 वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहीदों की स्मृति में पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सभागार के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियोजन बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है सम्मिलित है। इस हेतु
2500 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास, भारत को ग्रामों का देश कहा जाता रहा है। दुनिया के अनेक विचारकों ने भारतीय ग्राम्य इकाई की सभ्यता व सौहार्द की प्रशंसा की है। ग्रामों को हर दृष्टि से विकसित करने तथा सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। योजना हेतु 7000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16,700 लाभार्थियों तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34,040 लाभार्थियों, इस प्रकार 50,740 लाभार्थियों को अब तक निःशुल्क आवास से लाभान्वित कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30,250 आवासों का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना हेतु 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 35 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5548 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के बैच 1 के अंतर्गत 8847 किलोमीटर के कार्य का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पंचायती राज, पंचायतें प्राचीन समाज व्यवस्था का आधार रही हैं, परस्पर संपर्क व विचार विमर्श का केंद्र रही हैं। एक समय पंचायत स्तर पर ही सभी प्रकार के झगड़े सुलझा लिए जाते थे। पंचायतों के विकास के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे के निर्माण हेतु 653 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गांव में ई गवर्नेंस के विस्तार हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि, ऋषि और कृषि प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था के 2 अंग रहे हैं। ऋषि मार्गदर्शक थे और कृषि जीविका तथा समृद्धि का आधार थी। कृषि विकास के अभाव में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 242 लाख हेक्टेयर है, जिससे 165 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर 5.1% प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है। 2020-21 में बीज वितरण के 61 लाख कुंटल के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में 62,50,000 कुंटल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है एवं प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं और ये राज्य देश का सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। पेराई सत्र 2019-20 में प्रदेश में 26,79,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई थी तथा इस सत्र में संचालित 119 चीनी मिलों द्वारा 1118 लाख टन गन्ने की पेराई कर 126,37,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 में 119 चीनी मिलें संचालित हैं। इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 27,40,000 हेक्टेयर है, जिससे चीनी के उत्पादन
125 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। निगम क्षेत्र की पूर्वांचल में स्थित बंद पड़ी चीनी मिलों में पिपराइच एवं मुंडेरवा के स्थान पर 5000 टीसीडी की नई चीनी मिलें और 27 मेगावाट क्षमता का कोजन संयंत्र स्थापित किया गया। पिपराइच चीनी मिल से 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का आसवनी भी स्थापित की जा रही है, जो दिसंबर 2021 में शुरू होना संभावित है। उक्त आसवनी में सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की सुविधा होगी। पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल होगी। किसानों की गन्ना आपूर्ति समस्या के दृष्टिगत चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता 2750 से बढ़ाकर 5000 टीसीडी की गई है तथा इसके साथ 27 मेगावाट कोजन संयंत्र लगाया गया है। निगम क्षेत्र की मोहद्दीनपुर मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी की गई, जिसे 5000 टीसीडी तक बढ़ाया जा सकता है। इससे लगभग 1 लाख किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की 11 चीनी मिलों शामली, ऊन, करीमगंज, बिलारी, हरियाणा, निगोही, अगवानपुर, टिकोला, बीनस, मोतीनगर एवं बिस्वा की कुल 20,600 टीसीडी की पेराई क्षमता का विस्तार किया गया है, जिससे इन मिल क्षेत्रों के गन्ना किसान लाभान्वित होंगे। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत धान पर, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत गेहूं एवं सब्जी पर, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत बायो तकनीकी के प्रयोग से बासमती धान के फसल सुधार पर, कृषि विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत शुष्क खेती पर तथा श्वार्ट्स कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रों पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 17 कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो गया है। शेष 3 कृषि विज्ञान केंद्रों को भूमि हस्तांतरित संचालन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दुग्ध विकास पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है तथा देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 30,518 टन रहा है व प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम रही है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8,049 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 3,32,000 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,97,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध बिक्री किया गया। वर्ष 2020-21 के 6 माहों में अप्रैल से सितंबर 2020 7,387 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 2,23,000 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,86,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध विक्रय किया गया। पशुपालन पशुधन के सर्वांगीण विकास हेतु किसानों के हित में अनेकों लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा उनमें गति प्रदान करने के लिए नए अभिनव प्रयोगों को लागू किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्वरित गति से नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति 2018 क्रियान्वित की जा रही है। पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण पशुधन बीमा के साथ साथ नवीन पशु चिकित्सालयों का निर्माण तथा गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ साथ अस्थायी गो आश्रय स्थल स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से मुक्त कराए जाने का प्रथम लक्ष्य है। मत्स्य भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2020 को आयोजित विश्व मात्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर प्रदेश को बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3,000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का
10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 300 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। 2 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की जा रही नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन बुंदेलखंड एवं बिंद क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एवं वेजिटेबल तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 150 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारी समितियों के समन्वित विकास हेतु संचालित एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, प्रदेश में रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का विशेष योगदान है। हमारी सरकार द्वारा इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिला उद्यमियों की सहभागिता बढ़ाए जाने तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए क्रेडिट आधारित क्लस्टर सुविधाएं विकसित किए जाने पर विशेष बल दिया जाएगा। रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना संचालित है। योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ODOP योजना के अंतर्गत 14 मई 2020, 26 जून 2020, 7 अगस्त 2020 एवं 3 दिसंबर 2020 को 4 ऑनलाइन मेलों का आयोजन किया गया। इन ऑनलाइन मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 30,000 करोड़ के ऋण का वितरण कराया गया। कोविड-19 महामारी के चलते दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 तक ODOP वर्चुअल मेला फेयर का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल फेयर में 35 देशों के क्रेता तथा देश के लगभग 1000 क्रेताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर PPP मोड में औद्योगिक पार्क आस्थान क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं ग्राम उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में खाद्य एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र में स्वरोजगार की विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं। इन योजनाओं में से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यवहारिक कौशल सुधार एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमियों को प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना अंतर्गत 34% खादी कामगारों को 33% विपणन विकास हेतु तथा 33% खादी संस्थाओं को उत्पादन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में माटी कला की परंपरागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित संवर्धित करते हुए नवाचार के माध्यम से अधिकाधिक शिल्पियों कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 2 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 1,10,000 हथकरघे हैं। प्रदेश में 2,60,000 पावर लूमों पर
5,50,000 पावर लूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने हेतु संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना संचालित है। पावर लूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति कराई जा रही है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक और आधुनिक विज्ञान ज्ञान का प्रमुख तत्व है। इसके अभाव में हम विकसित दुनिया के साथ नहीं चल सकते, अतः तकनीक का हर स्तर पर उपयोग आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रख्यापित की गई है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया। 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को 3 साल में ही अर्जित कर लिया गया है। उक्त नीति की अपूर्व सफलता को देखते हुए सरकार द्वारा नई उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 प्रख्यापित की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास के लिए नई नीति से संपूर्ण राज्य को आच्छादित किया गया है। इस नीति में अगले 5 वर्षों में 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार संभावनाओं को युक्त आईटी पार्क्स की स्थापना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के सहयोग से की जा रही है। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने हेतु सहमति हो गई है। बेसिक शिक्षा मनुष्य निर्माण की पहली शर्त है। ये अबोध बच्चों को सबोध बनाती है। शिक्षा के अभाव में आदर्श मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी चुनौती रही। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने हेतु अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय एवं अशासकीय लगभग 2,54,634 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें प्रदेश के सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उत्पन्न है। हमारा संकल्प है कि सभी बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, साथ ही कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई अवश्य पूर्ण करें। शैक्षिक सत्र 2020-21 में 1,34,418 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 1,60,000 करोड़ बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम शारदा संचालित किया है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। जनपद गोरखपुर के बनटंगिया गांव में 5 प्राथमिक एवं 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं महाराजगंज के बनटंगिया गांव में 8 प्राथमिक एवं 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी बच्चों को जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में 110 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्ताव है। वर्ष 2021-22 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा प्रदेश में 2285 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 20,558 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय अर्थात कुल 27,355 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार
प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना कराई जाएगी। इस हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता भी प्राप्त की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निर्देशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत विद्यालयों अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुसार निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दोगुना किए जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराए जाने तथा 1000 क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि विषय विशेषज्ञ के मासिक मानदेय की धनराशि हाई स्कूल स्तर पर 8,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए तथा इंटर पर 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है। उच्च शिक्षा, भारत एक समय सारी दुनिया में ज्ञान व शिक्षा का केंद्र था। उत्तर प्रदेश का भूभाग संस्कृति दर्शन के लिए प्रमुख आकर्षण था। हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में 16 राज्य विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 27 निजी विश्वविद्यालय, 170 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 6531 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। असेवित क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के असेवित मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। जनपद सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के भवनों का निर्माण प्रगति पर है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और HEI क्लस्टरों, नॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। इस हेतु संसाधनों, सामग्री और मनुष्य की कार्यकुशलता की बढ़ोतरी में मदद करने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत न्यून सकल नामांकन दर वाले 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, प्रदेश में वर्तमान 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं, जिनमें से 47 संस्थानों में महिला शाखाएं उपलब्ध हैं, जिनकी प्रशिक्षण क्षमता 1,72,000 से अधिक है। पूरे प्रदेश में 12 स्वतंत्र रूप से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए ही स्थापित हैं एवं सामान्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित हैं, जिनकी प्रशिक्षण क्षमता लगभग 4,58,000 है। प्रदेश में 84 ऐसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश में 70% का आरक्षण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 15% का आरक्षण उपलब्ध है। प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश में स्थापित किए गए 16 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को PPP मॉडल पर प्रशिक्षण हेतु क्रियाशील किया जाएगा। प्रदेश के प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुल्तानपुर में निर्माणाधीन राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान को पूर्ण कराकर उसे शीघ्र क्रियाशील कराया जाएगा। संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, शाकुंभरी देवी तथा शुक्ल तीर्थ का समग्र विकास कराया जा रहा है। अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर 25 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन राम की पौड़ी पर
प्रदर्शनी एवं रंगोली का आयोजन एवं श्री राम मंदिर मॉडल पर डाक टिकट जारी कराया गया है। दिनांक 4 फरवरी 2021 को चोरी चोरा कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की बीथिकाओं के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। प्रदेश में ख्याति लब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपए का सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को 2000 रुपए प्रति माह की मासिक पेंशन दिए जाने की कल्याणकारी योजना प्रस्तावित है। पर्यटन उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भारत के प्रमुख स्थानों में आ चुका है। सांस्कृतिक पर्यटन का विकास हुआ है और अधिक पर्यटन संभावनाएं बढ़ाना हमारे एजेंडे में। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में लगभग 54 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 53 करोड़ 60 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 47 लाख है। इसमें कुंभ मेला 2019 में आए 24 करोड़ पर्यटक विजिटर्स श्रद्धालु भी सम्मिलित हैं। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या में इस वर्ष पुनः दीपोत्सव का आयोजन दिनांक 13 नवंबर 2020 को किया गया तथा 6.06 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विंध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षारोपण से आच्छादित है। प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षारोपण में वर्ष 2017 से 2019 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षारोपण पर 15% किए जाने का लक्ष्य है। इस हेतु विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे, नहरों के किनारे की भूमि तथा प्रति भूमि ऊसर, बीहड़, खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहत स्तर पर वृक्षारोपण कराने की कार्य योजना है। वर्ष 2020 में 2021 एवं 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य क्रमशः 25 करोड़, 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित किया गया है। पौध उगान हेतु 3 वर्ष की कार्य योजना तैयार की गई है। वर्षा काल 2020-21 में दिनांक 5 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग एवं समन्वय, कृषकों तथा स्वयंसेवी एवं जन सहयोग प्राप्त कर एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण महाअभियान वर्ष 2020 में प्रदेश में दिनांक 28 जुलाई 2020 को अनेक स्थलों पर अधिकतम प्रजातियों के पौधों का रोपण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया गया। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर 2018 में 173 हो गई है। राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना में हेतु 600 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सामाजिक बानगी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण, संपूर्ण समाज की समृद्धि प्राचीन भारतीय चिंतन का लक्ष्य रही है। हमारी सरकार ने समाज के प्रत्येक अंग के विकास का बीड़ा उठाया है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना अंतर्गत 3100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति, पूर्व दशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 1430 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु की व्यवस्था प्रस्तावित है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय की कल्पना
हमारे विद्वान मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को प्राथमिकता दी है। पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना हेतु 1375 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के लिए 588 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 10,87,000 पात्र दिव्यांगजन को 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दिए जाने हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठ दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करने एवं उनका जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपए की राशि प्रतिमाह प्रति लाभार्थी को दी जाती है। इस हेतु 39 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग दंपति के बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराए जाने हेतु विद्यालय भवन के अवशेष कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यापारी कल्याण उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी देय धनराशि हमारी सरकार द्वारा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। हमारी सरकार द्वारा अब तक 356 लाभार्थियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया गया है। न्याय समाज के जन्म व विकास के समय से ही न्याय की प्यास है। न्याय के लिए ही समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। न्याय हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण ईपीसी मोड पर कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के निर्माण कार्य हेतु 150 करोड़ रुपए तथा इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अंतरण के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिवहन प्रदेश के 38,000 से अधिक असेवित गांवों में से वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में 19,500 असेवित गांवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया। वर्ष 2019-2020 में माह मार्च 2020 तक 6556 गांवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया। पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेंद्रनगर, पोखरा, नेपालगंज, अयोध्या से जनकपुर, लखनऊ से रुपईडीहा, नेपालगंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया। बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकास किया जाना प्रस्तावित है। निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50,000 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा तथा पैनिक बटन लगाए गए हैं। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से बचाव और सुरक्षा हेतु एसडीआरएफ की 3 कंपनियां, पीएससी फ्लड बटालियन की 17 कंपनियां खोज एवं बचाव के कार्य हेतु तैयार हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमें वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर व प्रयागराज में उपलब्ध हैं। प्रदेश के 2 जनपदों गोरखपुर एवं बलिया में 200 आपदा मित्र उपलब्ध हैं। आपदा पूर्व चेतावनी तथा राहत संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को किसानों तक सरलता से पहुंचाने के संबंध में एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से मौसम विभाग द्वारा सैटेलाइट की मदद से जारी की जाने वाली खराब मौसम एवं वज्रपात से पूर्व चेतावनियों को आम जनमानस को ऑटोमेटिक SMS अलर्ट एवं मैसेज के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।
जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रियल टाइम में लोगों तक पहुंचते हैं। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम से किसानों तथा आम जनमानस को आने वाले खराब मौसम से बचाव करने की मदद मिलेगी तथा साथ ही ये प्रदेश जन हानि एवं अन्य नुकसानों को कम करने की मददगार साबित होगा। वर्ष 2020 में प्रथम बार बाढ़ से प्रभावित कृषकों तथा क्षति संबंधी विवरण ऑनलाइन करते हुए एक वेस्ट सर्वेक्षण तथा वितरण मॉड्यूल तैयार कर लागू किया गया, जिसके सीधे कृषकों के बैंक खातों में निवेश अनुदान राशि अंतरित करने की व्यवस्था की गई। वर्ष 2020 में बाढ़ से प्रभावित जनपदों के लगभग 3,48,000 कृषकों को 113 करोड़ 20,66,000 रुपए की राशि कृषि निवेश अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। मान्यवर सुन लीजिए, मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि कोरोना काल खंड के उपरांत हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के विकास में विधानमंडल के माननीय सदस्यों के प्रत्यक्ष योगदान हेतु विधानमंडल क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विधायकों को उनकी संस्तुति पर विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु 1512 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, विभागवार महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,04,385 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 41,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 25,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 9,350 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2021-22 मानव प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए है। बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 5,06,181 करोड़ रुपए 181 करोड़ 84 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 4,18,340 करोड़ 44 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 87,841 करोड़ 40 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 3,05,740 करोड़ 30 लाख रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1,86,345 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,19,395 करोड़ 30 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय कुल व्यय 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 3,95,130 करोड़ 35 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1,55,140 करोड़ 43 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 44,088 करोड़ 94 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। मान्यवर, लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 37,988 करोड़ 94 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। प्रारंभिक शेष 14,033 करोड़ 12 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 23,955 करोड़ 82 लाख रुपए ऋणात्मक रहना अनुमानित है। राजस्व बचत 23,210 करोड़ 9 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17%। राज्य की ऋणग्रस्तता
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1% अनुमानित है। माननीय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी तथा मंत्री परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं कि जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्यार का रास्ता ढूंढेगी ये पवित्र सभा, खूब बरसेगी इस जमीन पर रहमत की घटा, मोहतरम सद्र हो जिस बज़्म के खुद योगी, चारों तरफ फैलेगी विकास की सुहानी छटा। इन्हीं शब्दों के साथ मानवर मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। मैं समझता हूं अरे 1 घंटा 40 मिनट। मैं समझता हूं कि इस बजट के बारे में अच्छाइयाँ और इसकी प्रशंसा ये सब हमारे सभी नेतागण सभी दलों के करना चाहेंगे। तो इसलिए मैं आधा घंटे के लिए सदन स्थगित 1 घंटे के लिए सदन स्थगित करता हूं, ताकि सभी नेतागण प्रेस के मित्रों से मिल सकें और ये जो खुमारी बजट की आई है ये भी दूर कर सकें।